हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीतास चैनल। तो अब तक हमने क्या देखा? संसाधन, मानव एक संसाधन के रूप में हम उसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब तक हमने जनसंख्या को प्रभावित करने वाला, जनसंख्या या फिर जो मानव संसाधन है उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को ऊपर हमने देखा। उसी के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी सम्मिलित हैं। जनसंख्या परिवर्तन धीरे धीरे किस प्रकार हुआ, 1900 में क्या स्थिति थी समाज की, और इसके बाद हमने देखा आगे कि जब ये सामाजिक तौर से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, अच्छी जो औषधियाँ उपलब्ध हो गई और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, तो जनसंख्या अचानक तेज़ी से बढ़ी। इसके साथ ही साथ हमने जन्म दर और मृत्यु दर को किस तरीके से मापा जाता है उसके बारे में हमने देखा। प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म दर और मृत्यु दर को मापा जाता है। अब आगे हमने देखा था प्रवास किसे कहा जाता है। तो किसी भी देश से एक देश को छोड़ के जाना, अथवा उसमें मान लीजिए कोई एक देश है, उसके अंतर्गत बाहर से व्यक्ति आए हैं रहने के लिए, और साथ ही साथ वो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आए, लेकिन जिस स्थान पर आए हैं वहाँ पे भी लोग बसे हुए, उनको अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार कहीं अन्य देश को जाना पड़ा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रवास कहते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है। हमने देखा था जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। और साथ ही साथ हमने क्या देखा? ये पूरा चार्टर 2025 तक जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और 500 ईसा पूर्व में इसकी विश्व की जनसंख्या कितनी थी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिन्हें जनसंख्या के आधार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। सबसे पहला अर्थ क्या है इसका? देखिए, जो जनसंख्या है, जनसंख्या में उतार चढ़ाव आता है। इस वजह से क्या हो रहा है? जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक तो ये मुख्य कारण है, और साथ ही साथ और जनसंख्या जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है? कई देशों में जनसंख्या घटी है, कई देशों में जनसंख्या बढ़ी है। उसका एक प्रमुख कारण है एक उत्प्रवासी और एक अप्रवासी। तो सबसे पहले जो उत्प्रवासी होता है, उत्प्रवासी किसे कहते हैं? उत्प्रवासी वैसे लोगों को कहा जाता है जो देश को छोड़ते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो रहता है एक स्थान पर रहता है, वहाँ पे उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही, तो वो अपनी आवश्यकताओं और अपनी संसाधनों के अनुसार देखकर वो उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाएगा, तो उसे कहेंगे उत्प्रवासी। और साथ ही साथ
वो जिस स्थान पे गया है, इस स्थान को जब उसने छोड़ा तो वो क्या कहलाया? वो कहलाया उत्प्रवासी। और जहाँ वो जिस स्थान में गया वो कहलाएगा अप्रवासी। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण एक कारण है जो कि जनसंख्या के एक जो मुख्य तत्वों को प्रभावित करते हैं एक तरीके से। अप्रवासी की शब्दावली यहाँ दे रखी है। अप्रवास जब व्यक्ति एक देश में जाता है, उत्प्रवास जब एक व्यक्ति देश को छोड़ता है। यह हमने देख लिया। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। तो ये एक विश्व स्तर पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, अप्रवासी और उत्प्रवास। इससे क्या होता है? उत्प्रवास में क्या होता है? जब व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है वहाँ की जनसंख्या में कमी हो जाती है, और जिस देश में जाता है वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं अप्रवासी। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अप्रवास की प्रक्रिया गतिविधि बढ़ी है। क्यों? क्योंकि बाहर से लोग जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता या कोई भी अन्य कारक होते हैं जिसके माध्यम से वो उनकी आपूर्ति नहीं हो पाती, तो वो अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर आते हैं। तो उन्हीं अन्य स्थानों के अंतर्गत इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दे रखा है। आगे देखिए, सूडान जो है देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो जनसंख्या में कमी का अनुभव किस कारण से किया जाता है? जो व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है तो वो वहाँ की जो जनसंख्या घटती है, उसी को कहते हैं उत्प्रवास। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में की ओर चले जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि बहुत से जो लोग होते हैं विभिन्न नए नए राष्ट्रों में नए नए एक व्यापारिक केंद्र जो राज्य रहते हैं, जो स्थान रहता है, वहाँ पे आके बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार की आवश्यकता है, उनको सुविधाओं की आवश्यकता है, उनको शिक्षा की आवश्यकता है, उनको स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो इसलिए क्या होता है, वो जो व्यक्ति होते हैं वो उत्प्रवासी और अप्रवासी की प्रक्रिया का उसका अनुसरण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, ये अच्छी आर्थिक स्थिति या अच्छी आर्थिक रोजगार अवसर राष्ट्र विकास के लिए, साथ ही साथ और उनके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब की खोज में क्या करते हैं, वे एक स्थान को छोड़कर ऐसे नए नए शहरों में जाके बस जाते हैं। आगे देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप।
जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है, यद्यपि सभी देशों में यहाँ वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। आजकल क्या हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उच्च कोटि की उपलब्ध है और बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो जनसंख्या है, जो भी मानव संसाधन है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य सही रहता है, उनको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इन सब सुविधाओं की वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम होता है। या फिर एक तरीके से देखा जाए, मृत्यु दर जो है उनका जो पैमाना है बहुत कम है जन्म दर की अपेक्षा। तो इस वजह से भी जो जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, ये एक मुख्य कारण है। अन्य देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अन्य देशों का उदाहरण दे रखा है, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम, इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है, जन्म दर जो है और जो मृत्यु दर है, इन सब में परिवर्तन है और बहुत अधिक इनकी तीव्रता में कमी आई है। देखिए, यहाँ विश्व मानचित्र दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दर्शाई हुई हैं। अति उच्च जो वार्षिक वृद्धि दर है, वे देखिए इन स्थानों पर देखने को मिली है। उच्च स्तर इस पर देखने को मिली है, आदर्श इस पे देखने को मिली है, निम्न देखने को मिली है और शून्य देखने को भी मिली है। यहाँ पर शून्य देखने को मिली है। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश की आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, अगर इसकी तुलना की जाए कि जनसंख्या से
जो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आर्थिक संसाधनों पर और अन्य संसाधनों पर। तो ये यहाँ क्या स्पष्ट किया गया है, यहाँ साफ तौर से कहा गया है कि उसका जनसंख्या का देश के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता, या कहा जाए आर्थिक विकास पर। विश्व की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और जापान, ये यहाँ की जो आबादी है, यहाँ पर बहुत सघन बसे हुए देश था, तो यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। लेकिन जापान और बांग्लादेश जो है, इसमें आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। जो जापान है वो बांग्लादेश की अगर तुलना की जाए तो जापान अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बिल्कुल, संसाधन क्या है? एक संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी अलग अलग भूमिका होती है, क्योंकि उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो उनकी गुणों के अनुसार उनकी जो आवश्यकता होती है वो अलग होती है, उनकी आयु जो होती है वो अलग होती है, लिंग अलग होता है, साक्षरता अलग होती है, साक्षरता स्तर अलग होती है, स्वास्थ्य जो दिशाएं हैं वो अलग होती हैं, व्यापार अलग होते हैं, और आय इसी के माध्यम से वो भी अलग अलग होती है। तो ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो जनसंख्या संगठन जो होता है वो जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। आगे देखिए, ये उदाहरण के रूप में देख रखा है कि कौन क्या क्या करता है, क्योंकि जनसंख्या है मनुष्य, जहाँ लोग होंगे वहीं से जनसंख्या की शुरुआत होगी। जहाँ लोग हैं वहाँ विभिन्न विभिन्न उनके अंदर गुण हैं, विभिन्न विभिन्न व्यापार है, विभिन्न विभिन्न शैक्षिक स्तर है। तो उसका एक उदाहरण दिया गया है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध करता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं किसान हूँ। तो ये भिन्न भिन्न कार्य, ये विविधता बताई हुई है। जनसंख्या के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न लोग सम्मिलित हैं, और इनके अंतर्गत क्या है? इनके अंतर्गत जो भी मनुष्य हैं अपनी शिक्षा, अपनी गुण के अनुसार अलग अलग व्यवसाय अपनाते हैं। अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा वो। सोचिए, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभावित संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? तो जो जिस व्यवसाय में को अपनाता है, या फिर कोई जो बड़े लोग हैं जो शैक्षिक स्तर पर पहुंच गए हैं, कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई आईएएस है, तो विभिन्न प्रकार के जो पद हैं वो उस पर आसीन रहते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अपनी योग्यताओं के अनुसार वो वहाँ पे पहुँचते हैं। ओके, आगे देखिए। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं।
तो क्या है, जनसंख्या जो है, जनसंख्या संगठन ये हमें बताने में सहायता करता है कि कितने पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, मतलब कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, उनकी आयु कितनी है, वो कितने शिक्षित हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशा कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने से एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक पिरामिड बनाया गया, जिसे जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं और या फिर इसे लिंग आयु पिरामिड भी कहा जाता है। इससे क्या पता चलता है, इससे स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये पता चलते हैं, उनकी आयु कितनी है, वो कितने शिक्षित है, वो कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो ये जनसंख्या पिरामिड के अनुसार पता चलता है। और इसी जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। देखिए यहाँ पर एक दृश्य में दिखा रखा है, उदाहरण के तौर पर जनसंख्या पिरामिड। यहाँ पर क्या दर्शाएगा, आयु वर्ग कितनी है, कितनी आयु है। ठीक है, 0 से 4 वर्ष से और 85 प्लस। यहाँ पुरुषों का है और यहाँ स्त्रियों का स्तर, ये देखिए यहाँ से विभाजित कर रखा है। जन्म दर बहुत अधिक है, दिखाया है इसमें। 10 से 14 वर्ष के आयु तक आते आते शिशुओं की हत्या हो जाती है, मतलब किसी कारणवश उनको बीमारी हो गई या फिर वो अस्वस्थ जन्मे। तो जन्म दर तो बहुत अधिक है, लेकिन जो आयु है 10 वर्ष से 14 वर्ष के आसपास के अंतर्गत, ये क्या होता है, यहाँ तक आते आते कई बच्चों की मौत हो जाती है किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश, और ये आयु लिंग को दर्शाता है। और साथ ही साथ 85 प्लस बहुत ही कम जनसंख्या ऐसी है जो पहुंच पाती है। बहुत से अधिकांशतः ऐसी अवस्था होती है कि 50 वर्ष और 60 वर्ष से पहले पहले ही मृत्यु हो जाती है अधिकांशतः जनसंख्या की, या अधिकांश लोगों की कहे तो। देखिए कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। तो जो पिरामिड को दर्शाया जाता है किस प्रकार से और उसके अंतर्गत उसको कैसे कैसे विभाजित किया गया है, यहाँ पर वो लिखा गया है। यहाँ ये बताया गया, उदाहरण के तौर पर देखिए, जो कुल जनसंख्या है उसको भिन्न भिन्न आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। देखो, जन्म से लेकर 4 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक, 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 15 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। तो इस प्रकार पिरामिड को विभाजित किया गया है।
उसी के उदाहरण के रूप में जैसे 5 वर्ष लेकर 9 वर्ष तक और 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। आगे देखो, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री या उत्विभाजित हैं। तो जिस प्रकार ये पुरुषों का और स्त्रियों का पिरामिड एक साथ ही इस पे दर्शाया जाता है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1000 प्रति व्यक्ति पर स्त्री और पुरुष को मापा जाता है। तो इसी के आधार पर स्त्री और पुरुष का उत्विभाजन इसी पिरामिड के आधार पर होता है। आगे, जनसंख्या पिरामिड का आधार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चे की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दी गई है। यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाती है और मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। ये हमने ऊपर देख लिया कि अभी हमने यही पिरामिड देखा था कि 85 ये आयु जो है यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। अधिकांशतः 60 वर्ष या 64 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें वही बात कही गई है। आगे, देखो, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। आयु आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु 15 वर्ष से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। तो देखो, यहीं पे समझ लेते हैं हम। जो आश्रित वर्ग के लोग हैं या आश्रित वर्ग इन्हें कहा जाता है, इनकी आयु कितनी रहती है? कम से कम 15 वर्ष, यानी जन्म से लेके 15 वर्ष के अंतर्गत जो भी युवा आते हैं या युवती आतियाँ हैं, तो ये आश्रित लोगों के अंतर्गत इनकी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और जो 65 वर्ग जो है, 65 वर्ष से आयु से जो ऊपर होते हैं, इनको भी आश्रित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन वृद्ध इन्हें कहा गया है, वृद्ध आश्रित लोग इनको कहा गया है युवा आश्रित लोग। युवा आश्रित लोग वो 15 वर्ष के अंतर्गत इनकी आयु के अंतर्गत आते हैं। और जो वृद्ध आश्रित लोग हैं वो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के अंतर्गत आते हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ जो कार्यरत जो आयु वर्ग हैं, ये कितना है? 15 से 65 वर्ष तक। तो जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से समर्थ हैं या कोई व्यापार करते हैं, उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? कार्यरत आयु वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ये है 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के अंतर्गत। आगे देखिए, एक देश का जनसंख्या पिरामिड एक देश का जनसंख्या पिरामिड उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आकार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर की मृत्यु शैशवकाल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसीलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा
दर्शाया गया है। देखो, केन्या का पिरामिड नीचे से बहुत अधिक चौड़ा है। ये पिरामिड देखा जाए एकदम पूरा फुल, कोई स्पेस नहीं है इसमें। जन्म तो लिया बालक ने, 10 वर्ष तक जिए, 14 वर्ष तक जिए, लेकिन ये धीरे धीरे घटता 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 बहुत ऊपर आके एकदम शंकरा हो गया है। 75 प्लस जो आयु के लोग हैं, स्त्री या पुरुष, इस अवस्था तक आते आते ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये केन्या का पिरामिड। आगे देखिए, जिस देश की मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग एक पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती है और बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। देखिए, ये भारत का पिरामिड यहाँ दर्शाया गया है। जन्म तो यहाँ पे भी होता है भारत के पिरामिड में, जैसा दर्शाया गया है। जन्म दर तो है ही, लेकिन यहाँ पर मृत्यु दर है थोड़ा अन्य देशों की तुलना में कम है, क्योंकि जो शिशु है जो हैं उनकी अगर वो जन्म के समय उनकी मृत्यु ना हुई तो ये आगे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और ये शिशु जो होते हैं ये प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाते हैं। भारत में जो युवा एक प्रकार की जो शक्ति कह सकते हैं, युवा लोग जो हैं वो अधिक मात्रा में हैं, और मतलब राष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गौरव की बात है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पीड़ा संकरे हैं। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। ये जापान का पिरामिड है। यहाँ के भी लोग मृत्यु को बहुत कम प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से वे अपने जो 85 प्लस के आसपास व्यक्ति अपने आयु को जीता है। आगे देखिए, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी सौभाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। भारत में सबसे युवा जो हैं वो इसी सबसे जो युवा शक्ति एक तरीके से कहें वो भारत में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो इसी प्रकार क्या कहा गया है, उत्साही, और ये वास्तविकता ही है। उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले जो युवा जन हैं वो राष्ट्र के भविष्य के लिए होते हैं। क्या होते हैं, एकदम बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो हमारे राष्ट्र के लिए। और ऐसे जो युवा होते हैं राष्ट्र को, देश को और अच्छी सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं। अपने साथ तो
और खुद तो वो चलते ही चलते हैं, साथ ही साथ जो उनको देखता है, जो उनको ऑब्जर्व करता है, उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, उन्हें योग्य एवं उत्पादन बनाने के लिए कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो हमने देखा हमारे भारत की स्थिति और अन्य जनसंख्या पिरामिडों को, उसकी तुलना में हमारा जो भारत का पिरामिड है वो अत्यधिक अच्छा है। और यहाँ पे जो हमने अभी देखा युवा वर्ग के बारे में, ये अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक एक तरीके से हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छा है। और इस प्रकार हमने पूरा मानव संसाधन के विभिन्न तत्वों को, पहलुओं को हमने बारीकी से देखा। तो मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।